हम्म। थोड़ा आपकी ओर सर फोन घुमाइए ना थोड़ा लेफ्ट साइड। हम्म। नहीं बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। ठीक। आप और घूम जाइए सर, राइट साइड थोड़ा। हाँ ठीक है। ठीक है, थोड़ा और सर राइट साइड। नहीं नहीं सर, अभी अभी बिल्कुल ठीक है सर, अभी बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ स्टार्ट कर। जी सर स्टार्ट कर दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि गुजरात प्रांत इतिहास संकलन समिति की तरफ से आप सबने मुझे यह अवसर दिया कि आप सबके समक्ष भारतीय ज्ञान परंपरा और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में चर्चा की जाए। तो सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं, अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भारत क्या है, हम समझने का प्रयास करते हैं। और हमारी ज्ञान की परंपरा प्राचीन काल से, हमारे वैदिक काल से किस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इसके बारे में हम देखें और वर्तमान में हम किस प्रकार पहुंच रहे हैं। और इसमें जो महान राष्ट्रभक्त महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने क्या योगदान दिया, अपनी प्राचीन परंपरा को, जो हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है, उस परंपरा को आगे किस प्रकार ला करके, आगे बढ़ा करके आज भी वो जीवंत किए हुए हैं, एक शिक्षा संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके। हमारे यहाँ विष्णु पुराण में वर्णित है, उत्तर समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, उत्तर समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम क्षेत्र तत् भारतम नाम भारतीय एव संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो संपूर्ण भूभाग है वो भूभाग भारत है। ये विष्णु पुराण में वर्णित है, वर्णित है। ये हमारे अखंड भारत की संकल्पना है कि हिमालय पर्वत से दक्षिण तक और हिंद महासागर के उत्तर का संपूर्ण भूभाग है हमारा भारतवर्ष है। और ये भारतवर्ष हमारा लाखों लाखों वर्ष पुरानी इस भारत की संस्कृति है। आज की विज्ञान के लोग, वैज्ञानिक, मैं भी विज्ञान का छात्र हूँ, विज्ञान में उत्खनन के द्वारा आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुए हैं, उसके द्वारा भी यह माना गया है कि कम से कम 12,000 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है। 12,000 वर्ष पुरानी संस्कृति तो हमारा विज्ञान मानता है। और विज्ञान तो वो साधन है जो कि साध्य की तरफ पहुंचने का प्रयास करता है उपकरणों के द्वारा। तो हम उस दिशा में जा रहे हैं। हमारी जो बहुत सारी मान्यताएं हैं जिसको कि विज्ञान अभी, आधुनिक विज्ञान अभी उसको नहीं साबित कर पाया है, विज्ञान उस तरफ जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विज्ञान भी मानता है कि 12,000 वर्ष पुरानी हमारी सभ्यता है, जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, हमारी लोथल की सभ्यता है, धौलावीरा की सभ्यता है। ये सभ्यताएं हमारे 12,000 वर्ष पुरानी है। मगर हम तो लाखों वर्ष पुरानी हम इसलिए मानते हैं सभ्यता को कि हम तो मानते हैं कि हमारे पहले सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, उसके बाद कलयुग, और कलयुग में हम करीब 5,500 वर्ष बाद हम प्रवेश किए हैं अभी कलयुग में। तो ये हमारी पूरी सभ्यता रही है और हमारी संस्कृति इसी प्रकार से हजारों हजारों और लाखों वर्षों की संस्कृति है। और हमारी इस संस्कृति का निर्माण हुआ कि हमारे जो ऋषि मुनि महर्षि, एक से एक जो विद्वान थे, उनके मस्तिष्क से कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिपथगा प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित हुई। और उससे जो भारतीय दर्शन उन्होंने दिया वो आध्यात्मिक दर्शन था। उन्होंने सांसारिकता को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा और ज्ञान की जो धारा प्रवाहित हुई, वो ज्ञान की धारा को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आज ये पूरा विश्व मानता है कि
सबसे प्राचीन जो हम ग्रंथ देखें ज्ञान का ग्रंथ वो ऋग्वेद है। मैक्स मुलर जो कि जर्मन फिलोसोफर हैं, जर्मन दार्शनिक, उनका भी मानना है कि ऋग्वेद कम से कम 4000 वर्ष पुराना तो है। अब उन लोगों का मानना है कि कम से कम 4000 वर्ष पुराना वो मानते हैं, और इसके पीछे इतना बड़ा जब काव्य हुआ, हम तो उसको अपौरुषेय मानते हैं, मगर फिर भी यदि काव्य माना जाए तो काव्य के काव्य सौष्ठव करने में कितने नयाने वर्ष लगे होंगे। तो हमारे यहाँ जो ज्ञान विज्ञान की जो सबसे बड़ी सामग्री जिसको हम लोग मानते हैं, वो सबसे बड़ी ज्ञान विज्ञान की सामग्री हमारे यहाँ जो हमारे वेद हैं, जो हमारे चारों वेद हैं, और हमारे यहाँ उपनिषद हैं, पुराण हैं, ये हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान की सामग्री है। हम ऋग्वेद में देखें तो हमारे यहाँ सारे ज्ञान विज्ञान के बारे में वर्णन है। सर्वप्रथम हम आध्यात्मिकता की बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा की बात कभी भी कही गई है तो उसको हम भौतिक विज्ञान या सांसारिक विज्ञान को बराबर हमने आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा है। और ऋग्वेद में ही हम देखें तो ब्रह्म, ब्रह्मांड और जीव की जितनी व्याख्या की गई है ऋग्वेद में और सारे वेदों में व्याख्या की गई है कि सर्वप्रथम समझाने का प्रयास किया गया है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्मांड क्या है, जीव क्या है। क्योंकि हमारी संस्कृति आधारित है परम ब्रह्म परमेश्वर की सत्ता पर। हम मानते हैं कि वो अदृश्य सत्ता है जो त्रिगुणातीत है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों से जो परे है, जो कालातीत है, वो परमपिता परमेश्वर है और वही सत्य है और उसी की सत्ता है। और ऋग्वेद में हम देखें तो कई वर्णन आते हैं इस प्रकार। गार्गी जो विदुषी थी, गार्गी प्रश्न करती हैं ऋषि याज्ञवल्क्य से कि ऋषिवर आप बताइए जो परम सत्य क्या है और वो परम ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं गार्गी से, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन आता है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं गार्गी से कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अर्थात जो मेरे अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर वही ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर है वही ब्रह्म है। ब्रह्म तो सबके अंदर है। और यही दूसरे वेदों में भी वर्णन आता है, प्रज्ञानम ब्रह्म, सबसे बड़ा जो ज्ञान है वही ब्रह्म है। तत्व त्वम असि, ब्रह्म तुम ही हो। तो इस प्रकार कहने का अर्थ कि ब्रह्म हम में है, ब्रह्म आप में है, ब्रह्म सब में है। हम तो चर और अचर सब में ब्रह्म का निवास मानते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में वर्णन है, जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मया धक्षेण प्रकृति सूजिते सचराचरम, अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सब जो देख रहे हो चर और अचर, वो मेरी ही अध्यक्षता में है और सबके अंदर मैं हूँ, मैं ही वो परम ब्रह्म हूँ। तो हमारे यहाँ ये परम ब्रह्म की परिकल्पना है कि परम ब्रह्म सत्ता है और उसी सत्ता के द्वारा हम सब नियंत्रित हैं। और ये हमारा अध्यात्म भाव है जो कि हमारी भारतीय संस्कृति को हजारों और लाखों वर्षों से संस्कृति हमारी चली आ रही है। ये हमारी संस्कृति का एकात्म भाव है कि हमारी संस्कृति प्रकृति से जुड़ी हुई है, हमारी संस्कृति परम ब्रह्म परमेश्वर को जुड़ी हुई है। परम ब्रह्म परमेश्वर की सत्ता से हमारी संस्कृति नियंत्रित है, उसके भाव है उसके अंदर में। तो हमारे जो प्राचीन काल में हमारे वेद हैं जो कि अपौरुषेय हैं, उसके बाद हमारे यहाँ उपनिषद हुए, हमारे यहाँ पुराण हुए, हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ हुए, और एक से एक हमारे यहाँ विद्वान हुए। यदि हम ज्ञान परंपरा की बात करें तो हमारे यहाँ एक से एक विद्वान हुए जो कि रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, मैथमेटिक्स, जो हर प्रकार की हम विद्याओं की बात करें, हम आधुनिक विज्ञान की बात करें तो आधुनिक विज्ञान तो महज 400-500 वर्षों का जो आधुनिक उपकरणों के आधार पर सिद्ध किया हुआ विज्ञान है। मगर हमारा जो अपना विज्ञान है, जो भारतीय विज्ञान है, वो कई हजार वर्षों का पुराना विज्ञान है। हम आए देखें तो जैसा कि मैंने कहा कि ऋग्वेद में तमाम कृषि के बारे में वर्णन है। ऋग्वेद में यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद जिसका कि उपवेद आयुर्वेद है, आयुर्वेद में चिकित्सा विज्ञान का वर्णन है। और हम देखें तो ईसा से 600 वर्ष पूर्व महर्षि कणादि थे, जो महर्षि कणादि ने ग्रंथ की रचना की जिसमें उन्होंने
बताया कि सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म कण है जो प्रकृति में, वो परमाणु है। तो परमाणु शास्त्र के जनक हम मानते हैं महर्षि कणादि को, जो कि महर्षि कणाद ईसा से 600 वर्ष पूर्व महर्षि कणादि ने अपने ग्रंथ की रचना की और उसमें उन्होंने बताया परमाणु के बारे में। और महर्षि कणाद ने स्पष्ट रूप से उसमें बताया कि सबसे छोटा कण परमाणु है और परमाणु के संघनन से अणु का निर्माण होता है। और जितने भी पदार्थ हैं हमारे समक्ष जो पूरे दिखाई पड़ते हैं पूरी प्रकृति में, वो पूरे प्रकृति में जो पदार्थ हैं वो सारे पदार्थों में सबसे छोटा भाग जो है वो परमाणु है। तो सबसे पहले आप देखिए कि महर्षि कणादि ने ईसा से 600 वर्ष पूर्व परमाणु विज्ञान के बारे में बताया। और ये महर्षि कणाद ही थे जिन्होंने कि सर्वप्रथम बताया कि ताप है, ताप मतलब हीट को भी उन्होंने पदार्थ कहा। लोग बहुत दिनों तक नहीं जाने कि हीट में, पदार्थ में और ऊर्जा में क्या अंतर है। जब आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई 20वीं शताब्दी में, तब लोग समझे, 20वीं 21वीं शताब्दी में तब लोग समझे उसके बाद से जाकर के कि पदार्थ को भी ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है, कन्वर्टिबल है। तो महर्षि कणाद हमारे यहाँ परमाणु शास्त्र के जनक थे। और परमाणु शास्त्र ही नहीं, उन्होंने महर्षि कणाद ने गुरुत्वाकर्षण का भी सिद्धांत दिया। महर्षि कणाद ने, जो कि सभी संस्कृत भाषा में उनके सब ग्रंथ थे, महर्षि कणादि ने गति के सिद्धांत दिए, गति के 3 सिद्धांत दिए महर्षि कणादि ने। और महर्षि कणाद के तो कई हजार वर्ष बाद जाकर के न्यूटन ने अपने गति के सिद्धांत दिए। तो महर्षि कणाद का सिद्धांत ईसा से 600 वर्ष पूर्व आया और 1802 ईस्वी में आके डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी आया। तब हम डाल्टन को परमाणु विज्ञान का जनक मानने लगे, क्योंकि पाश्चात्य के वैज्ञानिकों ने हमें बताया। तो हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान के तो इतने ग्रंथ थे हमारे यहाँ कि जब वो दूसरे देशों में गए तो लोग उसको देख करके चकित हो गए। और हमारे देश से होते हुए ये अरब के देशों में गए, अरब के देशों से होते हुए यूनान में गए और पाश्चात्य देशों में गए, और वहाँ के लोगों ने हमारी संस्कृति की भाषा को समझ करके उसको अनुवाद करके उन्हीं को प्रतिपादित करके दूसरे तरह से उन्होंने सिद्धांत दिया। और फिर उन सिद्धांतों को हमारे ऊपर थोपा गया, हमको मनवाया गया उस सिद्धांत से कि हम देखें कहाँ हमारे महर्षि कणाद ईसा से 600 वर्ष पूर्व और कहाँ डाल्टन 1802 ईस्वी में। और इसी प्रकार हम चले महर्षि कणाद से आगे तो एक से एक हमारे पास उदाहरण हैं। काशी की धरती, काशी जो ज्ञान विज्ञान और सनातन संस्कृति की धरती है, काशी की धरती, वो काशी की धरती से महर्षि सुश्रुत ईसा से 500 वर्ष पूर्व महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी, जो कि महर्षि सुश्रुत आयुर्वेद के सर्जरी के, आयुर्वेद के बहुत बड़े जनक माने जाते हैं आचार्य सुश्रुत। उन्होंने जो सुश्रुत संहिता की रचना की उसमें उन्होंने 125 प्रकार के औजारों की बात की उन्होंने, जिससे कि ऑपरेशंस किया जा सकता है। और 600 प्रकार के उन्होंने ऑपरेशंस की बात की। और जितने पेड़ पौधे हमारे आसपास मेडिसिनल प्लांट्स हो सकते हैं, सारे पौधों के औषधीय गुणों के बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की। और पूरे विश्व में उस समय तो मेडिकल साइंस बिल्कुल इन्फेंसी पर था, बिल्कुल युवा से शैशवावस्था से भी नीचे था मेडिकल साइंस। तो उस समय हमारे यहाँ आचार्य सुश्रुत थे, कितने प्रकार के 600 प्रकार के ऑपरेशंस के बात किए थे वो ईसा से 500 वर्ष बाद। और उसके बाद आगे भी चलें तो हमारे यहाँ एक लंबी परंपरा है। और ईसा के बाद हम चलें, आर्यभट्ट का नाम हम सभी जानते हैं। 476 ईस्वी में जन्मे हुए पैदा हुए आर्यभट्ट महज 23 वर्ष की अवस्था में उन्होंने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक उन्होंने लिखी। और आर्यभट्टियम पुस्तक में आर्यभट्ट स्पष्ट रूप से जीरो की, शून्य की व्याख्या करते हैं, बीज गणित की व्याख्या करते हैं विस्तार से। और आर्यभट्ट पूरी एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी के बारे में अपने कैलकुलेशन के आधार पर सब विस्तृत से चर्चा करते हैं। और वो आर्यभट्ट थे सबसे पहले, पूरे विश्व में सबसे पहले आर्यभट्ट थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चारों ओर घूमती है और उसके साथ साथ वो सूर्य का भी चक्कर लगाती है। गैलीलियो ने तो बहुत दिन बाद सिद्धांत दिया, कोपरनिकस का सिद्धांत बहुत बाद आया, मगर आर्यभट्ट ईसा से, जो कि 5वीं शताब्दी बाद में आर्यभट्ट पैदा हुए थे, उन्होंने उस समय ईसा के 5वीं शताब्दी बाद ही उन्होंने बता दिया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चारों ओर घूमती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। उसी दौरान आर्यभट्ट के ही समकालीन थे
5वीं 6वीं शताब्दी में वराहमिहिर जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे उनके दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न थे वराहमिहिर। वराहमिहिर भी बहुत बड़े नक्षत्र विज्ञानी, बहुत बड़े खगोल विज्ञानी थे। उन्होंने सबसे पहले वराहमिहिर ने कहा कि जो हमारे तारे हैं, जो चंद्रमा है, उनके अंदर में जो चमक है वो चमक उनकी अपनी नहीं है, बल्कि वो चमक तो सूर्य की चमक है। सबसे पहले वराहमिहिर ने इस सिद्धांत को बताया। और उसी के वराहमिहिर और आर्यभट्ट के पहले हम सब लोग नागार्जुन का नाम जानते हैं, आचार्य नागार्जुन, जो कि बहुत बड़े केमिस्ट थे, बहुत बड़े आयुर्वेद के विद्वान थे, जिन्होंने कि कई प्रकार के भस्मों के बारे में बताया, कई प्रकार के आयुर्वेदिक औषधियों का उन्होंने निर्माण किया। और आचार्य नागार्जुन ही सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको केमिस्ट की बात हम जब मानते हैं, रसायन विज्ञानियों की जब श्रृंखला की बात करते हैं भारत में, तो हम सबसे पहले नाम हम आचार्य नागार्जुन का लेते हैं। आचार्य नागार्जुन ने सबसे पहले दिखाया, पूरे विश्व में सबसे पहले दिखाया कि पारद को हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पारद को मतलब सोने, पारद को हम सोना में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने दिखाया, ईसा से 2री-3री शताब्दी बाद उन्होंने दिखाया। और उसके लगभग 1500 वर्ष बाद जाकर के जब मेंडलीफ ने जब पीरियाडिक टेबल दिया, तब जाकर के हम समझे कि पारद का एटॉमिक नंबर 80 है और सोने का एटॉमिक नंबर 79 है। यदि हम एक प्रोटॉन निकाल दें पारद से सोने में, तो माने एक प्रोटॉन निकाल दें तो एटॉमिक नंबर सोने के बराबर हो जाएगा और पारद से सोना बदल जाएगा। उस समय आचार्य नागार्जुन ने दिखा दिए थे कितना विज्ञान उस समय बढ़ा था। और आज तक अभी भी आज के वैज्ञानिक पारद को सोने में बदल करके नहीं दिखा पाए हैं, मगर आचार्य नागार्जुन के पास वो विधा थी। और इसी प्रकार हम आगे बढ़ें, हम महर्षि पतंजलि के बारे में जानते हैं। इस ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि, जिन्होंने की यौगिक सूत्र दिया, 84 आसन के बारे में उन्होंने वर्णन किया, यम नियम आसन प्राणायाम सब के बारे में। और आज तो पूरे विश्व में योग जो प्रतिष्ठित हुआ है, उसमें महर्षि पतंजलि का सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि योग तो भारत की उत्पत्ति है और भारत से ही महर्षि पतंजलि ने योग को दिया और पूरे विश्व के लिए दिया। हम भास्कराचार्य जो कि 12वीं शताब्दी में थे, भास्कराचार्य ने विस्तृत रूप से गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या की। वो महर्षि कणाद ने जो गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या की थी ईसा से 600 वर्ष पूर्व, उन सूत्रों को विस्तृत करते हुए इन्होंने काफी विस्तृत रूप से भास्कराचार्य ने चर्चा की और भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों को व्याख्या किया। और भास्कराचार्य से 500 वर्ष बाद जाकर के न्यूटन ने उन्हीं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को फिर से प्रतिपादित किया। तो हम मानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को न्यूटन ने दिया, गुरुत्वाकर्षण और गति के सिद्धांत को न्यूटन ने दिया, मगर इन सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से प्रतिपादित तो महर्षि कणाद ने किया और भास्कराचार्य ने किया। तो हमारे यहाँ ये ज्ञान विज्ञान की परंपरा है, जो कि ये पुरानी परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है, जो कि हजारों वर्षों की, लाखों वर्षों की परंपरा, जो कि हमारे वैदिक उपनिषद काल से लेकर के आज तक चली आ रही है। और इन ज्ञान परंपरा के पीछे हमारे यहाँ जो गुरु शिष्य की परंपरा थी, वो परंपरा हमारे यहाँ सबसे मजबूत थी। कि हमारे यहाँ गुरुकुल हुआ करते थे। हमारे यहाँ वर्णन है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक हमारे यहाँ गुरुकुल थे और हमारे यहाँ हर गांव में गुरुकुल हुआ करता था। और हमारे गुरुकुलों में जो पढ़ाई होती थी वो हर प्रकार की पढ़ाई होती थी। वो धर्म, विज्ञान, कला, शस्त्र, शास्त्र सबकी पढ़ाई होती थी हमारे यहाँ गुरुकुलों में। और हमारे यहाँ तो ज्ञान विज्ञान की परंपरा ऐसी रही है कि विश्व में जब विद्यालयों का नामो निशाना नहीं था, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की परंपरा नहीं थी, उस समय हमारे यहाँ ईसा से 600 वर्ष पूर्व हमारे यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य चाणक्य जैसे गुरु थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व से पढ़ने के लिए, विश्व के अलग अलग देशों से पढ़ने के लिए लोग आते थे। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में अलग अलग विधाओं की पढ़ाई होती थी, जिसमें कि वो धनुर्विद्या से लेकर के, आयुर्वेद विज्ञान से लेकर के, भौतिकी, रसायन, अध्यात्म सबकी पढ़ाई होती थी। और दूसरे देशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। और उस समय
वही जो हमारी परंपरा तक्षशिला की परंपरा थी कि आगे बढ़ करके ईसा से 400 वर्ष बाद हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई पटना के पास, और उसके बाद ईसा से 800 वर्ष बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जो कि आज बिहार के भागलपुर के पास में है। तो देखा जाए कि ईसा से 600 वर्ष पूर्व से लेकर के ईसा की 13वीं 14वीं शताब्दी तक जो 1800 वर्षों का जो हमारा कालखंड रहा है वो भारत विश्वगुरु रहा है। क्योंकि विश्वगुरु इसलिए था कि हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान की एक परंपरा थी, हमारे यहाँ गुरु और शिष्य की परंपरा थी कि गुरुकुल के अंदर जब गुरु अपने शिष्य को जब शिक्षा देते थे तो वो शिक्षा इस प्रकार की होती थी कि गुरु के अंदर में जितना भी ज्ञान होता था, सांसारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, वो सारे ज्ञान गुरु अपने शिष्य को देते थे। और अंत में जब पढ़ाई पूरी हो जाती तो गुरु दीक्षा देते थे। जो तैत्तिरीय उपनिषद के जो हमारे मंत्र हैं वो मंत्रों के साथ लंबी दीक्षा देते थे गुरु। हमारे यहाँ तैत्तिरीय उपनिषद में आप सभी जानते हैं ऐसा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। तो ये दीक्षा देते थे, और गुरु जब दीक्षा देते थे तो गुरु के अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी रहा करती थी वो आशीर्वाद के रूप में वो शिष्य को मिलती थी। और शिष्य जो वो आध्यात्मिक ऊर्जा को जो शिष्य प्राप्त करता था वो आध्यात्मिक ऊर्जा की ज्योति उस शिष्य के अंदर रहती थी बराबर। तो इस प्रकार और गुरु और शिष्य के अंदर एक विद्या का, आध्यात्मिक ऊर्जा का जो आदान प्रदान होता था वो हमारे यहाँ परंपरा थी, क्योंकि वो शिष्य गुरु के प्रति उतनी श्रद्धा रखता था। इसलिए शिष्य भी गुरु को अपने लड़के की तरह, अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। और उसी प्रकार हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा चलती थी। और यही गुरुकुल की परंपरा हमारे यहाँ नालंदा, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला होते हुए बहुत गुरुकुल जो हमारे यहाँ गांव गांव में जो विद्यालय हुआ करते थे, ये तो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, और गुरुकुल जो छोटे छोटे विद्यालय हुआ करते थे वो हमारे यहाँ गांव के विद्यालय हुआ करते थे हर गांव में। और हमारे यहाँ शिक्षा का उद्देश्य हमारे यहाँ केवल बौद्धिक रूप से सशक्त करना नहीं था। हमारे यहाँ शिक्षा का उद्देश्य, हम जो शरीर की बात करते हैं, शरीर की विकास की बात करते हैं, तो शरीर के विकास का अर्थ होता है भौतिक शरीर का विकास, शरीर, मन का विकास, मन, बुद्धि का विकास, और आत्मा का विकास। तो हमारे यहाँ जो ज्ञान की परंपरा में व्यक्तित्व के विकास की बात जो कही गई है वो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के विकास की बात कही गई है। कि शारीरिक विकास, भौतिक शरीर का स्वस्थ होना, शरीर का विकसित होना जरूरी है, जो कि आज खेलकूद हम लोग के पाठ्यक्रम में है। और शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, हमको मन को भी अपना विकसित करना होगा। और उसके बाद आता है बौद्धिक विकास, बौद्धिक गुणों का विकास, और सबसे बड़ा जो आवश्यक है आत्मिक विकास, जो कि हमारे अध्यात्म से होता है, हमारी संस्कृति से होती है, हमारे आत्मा का विकास। तो ये हमारे विकास की बात होती है। और जो हमारा जो चारित्रिक उन्नयन होता है वो हमारे मानसिक विकास और हमारे आत्मिक विकास से होता है। जो हमारा सांस्कृतिक विकास होता है वो हमारे मानसिक विकास और हमारे आध्यात्मिक विकास, आत्मिक विकास। तो संपूर्ण रूप से विकसित हम जो उसको कि हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, हमारे ये गुरुकुल की परंपरा थी, हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था की परंपरा थी, हमारे यहाँ ये ज्ञान विज्ञान की परंपरा थी कि हम संपूर्ण रूप से विकसित मानव की बात करते थे। और यही परिकल्पना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की थी कि भारतीय संस्कृति के आधार पर जो हमारे छात्र विकसित हों वो पहले उनका चरित्र निर्माण हो, कि चरित्र निर्माण सबसे आवश्यक मानते थे वो, कि चरित्र निर्माण हो और उसके बाद से सर्वांगीण रूप से विकसित होकर के जब छात्र आगे निकलेगा समाज में तो निश्चित रूप से वो स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करेगा। तो हम जो ज्ञान विज्ञान की अपनी परंपरा को लेकर के जो हम चले, उसमें हमारे जितने भी शिक्षा शास्त्री रहे हैं, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी रहे, स्वामी विवेकानंद जी रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि शिक्षा का उद्देश्य छात्र के अंदर जो संपूर्ण शक्तियां हैं उन शक्तियों का विकास करना है, सारी भावात्मक शक्तियों का विकास करना है। और शक्तियां ये हैं कि भौतिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, अर्थात सब प्रकार की शक्तियों का विकास। यही राधा कृष्णन जी ने भी कहा, यही आचार्य अरविंद ने भी कहा, सबने शिक्षा के
उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बौद्धिकता को, बौद्धिक विकास को आध्यात्मिक विकास के साथ जोड़ा। तो हमारे यहाँ जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं, सबने हमारे यहाँ सांसारिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान पे सबने बल दिया। तो अब इसके बाद इसी आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के, सांसारिक ज्ञान के समन्वय को आगे बढ़ाने को लेकर के हमारा, जैसा कि मैंने कहा, हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि जो 1800-1900 वर्षों का कालखंड जिसके बारे में हमने कहा, उस समय हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ थी, हमारे यहाँ औद्योगिक व्यवस्था सुदृढ़ थी, हमारे यहाँ कृषि व्यवस्था सुदृढ़ थी, और उसके चलते हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में तो आगे थे, हम प्रोडक्शन के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में आगे थे, और हम जो एक्सपोर्ट करते थे उसके बदले हमारे यहाँ सोना चांदी आता था। इसीलिए हमारे यहाँ हमको, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि सबके पास सोना था। तो ऐसा कालखंड रहा 200-250 वर्षों का कि हम अंग्रेजों के चंगुल में रहे, तो उस समय जो हमारा देश जो सोने का चिड़िया था, वो सोना लेकर के चले गए, और हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को, हमारे देश की सांस्कृतिक व्यवस्था को उन्होंने छिन्न भिन्न किया। हम देखें, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज आया था देश में घूमने के लिए यात्री के रूप में। उसके बाद तमाम यात्री आए, हुएनसांग बीच में आया, और 19वीं शताब्दी में 1835 के आसपास मैकाले आया, जिसने कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को तार तार कर दिया, जिसने कि हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। और जाकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैकाले ने बोला, मैकाले का कहना था कि वो तो देश इतना सांस्कृतिक रूप से इतना सक्षम है, ज्ञान के दृष्टिकोण से इतना सक्षम है कि पूरे देश के ऊपर शासन करना हमारे लिए संभव नहीं है, तो धीरे धीरे हमको उन सांस्कृतिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम देश के ऊपर शासन कर सकते हैं। तो हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था इतनी मजबूत थी, तो हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया, और जितने भी बीच बीच में हमारे यहाँ विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने हमारे जो ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ थे, उन ग्रंथों को जलाया, लूट करके भी ले गए। हम सब जानते हैं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर जब 13वीं शताब्दी में जब आक्रमण किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय था, वो पुस्तकालय लगभग 4 महीने तक जलता रहा। वो कहते हैं कि 8-9 मंजिला पुस्तकालय था नालंदा विश्वविद्यालय का। तो उस समय तो हमारे यहाँ अभी जो पुस्तक हैं, उस प्रकार के पुस्तकें नहीं थी, हमारे यहाँ उसमें पांडुलिपियाँ हुआ करती थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय में कहते हैं कि इतनी पांडुलिपियां थी वहां पर कि कितने महीनों तक, 3-4 महीनों तक पांडुलिपियां वो जलती रहीं। तो ये हमारे यहाँ ये ज्ञान विज्ञान की हमारे यहाँ ये परंपरा थी। और हमारा देश जो गुलाम हुआ, तो हम सभी जानते हैं कि 1857 के आसपास हमारे यहाँ इंडियन एजुकेशन एक्ट के तहत 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, और ये 3 विश्वविद्यालय डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस थे। तो उसके कुछ वर्षों बाद हम 1861 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ, और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी प्रयाग में जन्म हुआ उनका, और महामना पंडित मदन मालवीय जी की पढ़ाई लिखाई, प्रारंभिक पढ़ाई वह वहीं से हुई, प्रयाग से हुई, इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई वहाँ से हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन वहाँ पर उन्होंने किया। उसके बाद एक कॉलेज में वहीं पर वो पढ़ाने लगे। मगर शुरू से ही वो इतने महान राष्ट्रभक्त थे कि उनके अंदर मन में एक प्रकार का उनका बिछोह था कि हमारे अंग्रेज हैं, वो पाश्चात्य अपनी संस्कृति से हमारी भारतीय संस्कृति को वो संक्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो हमारा युवा वर्ग है उसका भविष्य क्या होगा। तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अंदर वो वेदना थी, वो चिंता थी। तो इसीलिए जब महामना मदन मोहन मालवीय जी बड़े होते हैं तो काशी विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। तो इसका जो थोड़ा बीच का जो समय है उसके बारे में हम देखें। महामना मदन मोहन मालवीय जी 25 वर्ष की अवस्था में जब पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, मतलब 1 साल बाद स्थापना हुई, उसके 1 साल बाद 1886 में कलकत्ता में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ दादा भाई नेहरू के नेतृत्व में। तो 25 वर्ष की उम्र में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जो अपने एक बड़े गुरु थे उनके आदित्यराम भट्टाचार्य जी, उनके साथ में वहाँ पर गए थे। तो उन्होंने इतना सुंदर वहाँ पर भाषण दिया
क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। अंग्रेजों के प्रति इतना आक्रोश भरा और अपनी भारतीयता और भारत के राष्ट्रवादिता से ओतप्रोत इस प्रकार का उन्होंने इतना भाषण दिया कि वहाँ पर एक राजा गए थे, राजा रामपाल सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के काला कांकर के रहने वाले थे। उन्होंने उनसे कहा कि आप चलिए हमारे यहाँ और आप एक हम न्यूज़पेपर पत्रिका हम निकालना चाहते हैं। तो मालवीय जी करीब 1.5 वर्षों तक साप्ताहिक हिंदुस्तान वो पत्रिका निकाले, जो हम हिंदुस्तान जानते हैं। सबसे पहले वो हिंदुस्तान की स्थापना महामना पंडित मदन मालवीय जी ने किया, वही काला कांकर से। पहले वो साप्ताहिक हिंदुस्तान था, फिर बाद में आते आते हिंदुस्तान वो हो गया। और मालवीय जी तो लगभग 24 वर्षों तक हिंदुस्तान टाइम्स जो अंग्रेजी का पत्र है उसके भी वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन रहे। तो महामना ने वहाँ पर स्थापना की, मतलब वहाँ पर दैनिक साप्ताहिक हिंदुस्तान उन्होंने प्रारंभ किया। और उसके बाद से तमाम उन्होंने पत्रिकाएं निकाले। काशी से उन्होंने, बनारस से उन्होंने सनातन धर्म की पत्रिका निकाली। और उसके बाद से वो इलाहाबाद से, जो कि प्रयागराज है, प्रयागराज से उन्होंने लीडर, अभ्युदय, मर्यादा, कई पत्रिकाएं उन्होंने निकाली। और सारी पत्रिकाओं के अंदर उनके देश प्रेम का भाव था। और देश प्रेम का भाव इसलिए कि हमारे यहाँ इतने क्रांतिकारी थे, वो क्रांतिकारी के मन में वो हम प्राण जगाएं, वो भावना जगाएं कि हम ये अंग्रेज हैं, वो हमारे देश के ऊपर शासन कर रहे हैं। तो हम अपने देश में के जो सब जवान हैं, सब लोग हैं, उनके अंदर देश प्रेम की भावना जगाने के लिए। तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक बहुत बड़े वकील के रूप में तो प्रयाग हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। मगर उनके मन में ये बराबर ठेस थी कि अपने देश में एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना हो जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति कर सके। ऐसा विश्वविद्यालय हमारे देश में बने जिस विश्वविद्यालय का उद्देश्य छात्र के अंदर में चरित्र निर्माण हो, और छात्र पढ़ के निकले तो अपने अंदर में उसके भारतीयता झलके, और उसके साथ साथ वो ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म सब में तो निपुण हो, मगर वो निकल करके जाए विश्वविद्यालय से बाहर तो वो भारतीयता का प्रतिनिधित्व कर सके। तो महामना ने अपने इस विश्वविद्यालय की संकल्पना के बारे में, उन्होंने महामना से लगभग 4 वर्ष उम्र में बड़े थे सर सुंदरलाल जी, जो कि बैरिस्टर थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो महामना ने चर्चा की कि मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की स्थापना करना, इस प्रकार के विश्वविद्यालय की स्थापना करना, वो अपने मन की बात कहे। तो उस समय सर सुंदरलाल जी ने कहा कि हम तो गुलाम भारत में रह रहे हैं। ये 1903-4 की बात है। उन्होंने कहा कि हम तो गुलाम भारत में रह रहे हैं, यहाँ पर एक विद्यालय की स्थापना करना कितना कठिन कार्य है, और आप कह रहे हैं कि इतने में बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना करूंगा कि पूरे भारतवर्ष में वैसा कोई विश्वविद्यालय ना हो, तो ये तो बड़ा कठिन कार्य है। मगर महामना ने कहा कि नहीं, हमारी भारत माता कह रही है कि ऐसी हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारी होनी चाहिए कि हमारे देश के युवा जब पढ़ के निकलें तो उनके अंदर भारतीयता भरी हो। मैं ऐसे विश्वविद्यालय चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के आधार पर यहाँ पर विश्वविद्यालयों की स्थापना हो। महामना कहते थे, जो कि हमारे यहाँ ऋग्वेद के अंदर आया है, यनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वतः, कि लेट नोबल थॉट्स शुड कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। सारे दिशाओं से हमारे यहाँ ज्ञान आए, ज्ञान लेने में हर्ज नहीं है। ज्ञान की खिड़कियां हमें खुली रखनी चाहिए, मगर हमारी जड़ें भारतीयता में रहनी चाहिए, हमारे हाव भाव भारतीयता में होने चाहिए। हम भारतीय संस्कृति के, हम भारत के हैं, नागरिक हैं, भारत में पैदा हुए हैं, तो हम सनातन संस्कृति से हमें ओतप्रोत रहना चाहिए, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत रहना चाहिए। तो महामना की संकल्पना थी। उन्होंने जाकर के अपने पिताजी को बताया कि मैं चाहता हूँ विश्वविद्यालय की स्थापना करना। तो पिताजी ने उनको उनका मनोबल ही नहीं बढ़ा। पिताजी के पास कुछ रुपए थे, कहते हैं 51 रुपये उन्होंने, अपने पिताजी ने उनको दिया, और उन्होंने पिताजी का अपना आशीर्वाद मान करके उसके बाद वो काशी आए सन 1904 में। और काशी में महाराजा प्रभुनारायण सिंह जी से मिले, जो कि काशी नरेश थे, और उन्होंने कहा कि मैं काशी नगरी में ही चाहता हूँ एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाना। और काशी नगरी को महामना ने क्यों चुना? महामना तो प्रयागवासी थे, प्रयाग के रहने वाले थे, मगर काशी नगरी को महामना ने चुना इसलिए कि काशी नगरी ज्ञान, विज्ञान, सनातन संस्कृति, अध्यात्म की नगरी है काशी, राजधानी है काशी, भारतीय संस्कृति की राजधानी है काशी। और काशी माँ गंगा के किनारे बसी है, भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी हुई है। तो इससे बड़ी धार्मिक नगरी हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि तीनों लोकों से न्यारी काशी है। तो इसीलिए मैं काशी में ही चाहता हूँ विश्वविद्यालय की स्थापना करना। तो इस बात को उन्होंने महाराजा प्रभुनारायण सिंह जी के सामने
इस बात को रखा महामना ने, तो प्रभु नारायण सिंह जी तैयार हो गए और उन्होंने महामना ने खुद प्रॉस्पेक्टस का अपना निर्माण किया। और प्रॉस्पेक्टस में उन्होंने 4 उद्देश्य महामना ने उसी समय रखा, और अपने चारों उद्देश्य में पहला उद्देश्य महामना ने रखा कि इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति के अंतर्गत जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों का अध्ययन और उनका प्रचार प्रसार विश्वविद्यालय का पहला उद्देश्य होगा। दूसरा उद्देश्य में उन्होंने रखा कला विज्ञान का प्रचार प्रसार और अध्ययन। तीसरा रखा कि हमारे जो उद्योग धंधे सारे हैं, जो हमारी नई तकनीकी है, उसका अध्ययन। और चौथा रखा कि युवाओं में चरित्र निर्माण, कि 4 अपने उद्देश्यों में युवाओं में चरित्र निर्माण को सबसे बड़ा महत्व महामना जी देते थे। तो ये 4 जो संकल्पनाओं के साथ उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य का अपने आगे लेकर के चले। और उसके बाद कालांतर में जाकर के हिंदू विश्वविद्यालय सोसाइटी की स्थापना हुई। वो हिंदू विश्वविद्यालय सोसाइटी जो बनी, वो उसके अध्यक्ष हुए दरभंगा नरेश। क्योंकि यह भी एक बात है कि उस समय दरभंगा नरेश भी विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाह रहे थे, और एनी बेसेंट जी भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाह रही थी। तो महामना ने कहा कि हम सब मिलकर के ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करें कि जहां से अपनी सनातन संस्कृति स्फूर्त रूप से व्याप्त हो जाए चारों तरफ वायुमंडल में। तो क्यों न हम सब मिलकर के एक ही विश्वविद्यालय की स्थापना करें। तो हिंदू विश्वविद्यालय सोसाइटी की स्थापना हुई 1911 में, और जिसके की चेयरमैन बने, अध्यक्ष बने दरभंगा नरेश अध्यक्ष बने, और उसके सेक्रेटरी बने सर सुंदरलाल जी, और उसके सदस्य बने महाराजा प्रभु नारायण सिंह, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी और एनी बेसेंट। और इस प्रकार उस सोसाइटी के तहत धन संग्रह का कार्य होने लगा। और महामना जी बहुत लोगों के यहाँ गए, और लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि महामना जी जैसे भिखारी हमने नहीं देखा। क्योंकि महामना जी, भिखारी का अर्थ जो किसी से भिक्षा ले ले, महामना जी किसी से भी भिक्षा लेते थे। और कई वर्णन आता है कि भिखारियों ने भी उनको पैसा दिया। एक बार वर्णन आता है सन 1905 के कुंभ में, जबकि प्रयाग में कुंभ लगा हुआ था, तो वो वहाँ पर शंकराचार्य भी थे। महामना ने अपने विश्वविद्यालय के प्रोस्पेक्टस के बारे में बताया सबको, और वहीं से धन संग्रह करना शुरू कर दिए। तो किसी भिखारी के पास 1 पैसा था, 1 पाई उस समय हुआ करती थी, पाई। तो 1 पाई तो उसने, भिखारी ने 1 पाई ही उसको दे दिया, उनको दे दिया। इसी प्रकार महामना जहाँ जहाँ भी गए बिना किसी से कुछ लिए नहीं माने। एक से एक कहानियां हैं। निजाम हैदराबाद को हम सभी जानते हैं कि उन्होंने जूती ही दान में दे दी, और जूती को फिर वो नीलाम करने लग गए। तो वहाँ के निजाम ने फिर उनको महामना को अंदर बुलाया, और बुला करके कहा कि नहीं, आप तो बहुत बड़े आदमी लगते हैं, आप हमारी जूती ही नीलाम कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर उनको कहा कि आपको कितना चाहिए पैसा। तो महामना ने कहा कि हमको आप हमारे यहाँ अध्यापकों को रहने के लिए कॉलोनी बनवा दीजिए। तो निजाम हैदराबाद ने तो पूरी कॉलोनी बनवा दी। बिरला से मांगे, बिरला ने बिरला हॉस्टल बनवाया, और जो बिरला मंदिर, जो काशी विश्वनाथ मंदिर है जो बीच में स्थापित, उसका निर्माण उन्होंने कराया। उसके बाद से रुइया ने दिया, बहुत बहुत लोगों ने, जिससे महामना ने मांगा सबने उनको पैसा दिया। और अभी भी पैसा चलता आ रहा है विश्वविद्यालय को, जहाँ कभी जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक से एक दानी लोग थे। तो महामना इस प्रकार के व्यक्ति थे कि उनके अंदर, महामना के अंदर ये परिकल्पना थी कि हमारे जो तक्षशिला, नालंदा, जो विश्वविद्यालयों की जो ज्ञान की जो परंपरा थी, जो पाश्चात्य परंपरा थी, पाश्चात्य संस्कृति, हमारी जो प्राचीन संस्कृति की जो परंपरा थी, वो जो परंपरा जो चली आ रही है ज्ञान विज्ञान की, उसी परंपरा के तहत हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करें। और उसी के तहत महामना ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प लिया। और अंत में 4 फरवरी 1916 के दिन विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। उस समय के जो गवर्नर जनरल थे हार्डिंग, उनके नेतृत्व में उन्होंने शिलान्यास किया। और 4 फरवरी 1916 से लेकर के 8 फरवरी 1916 बसंत पंचमी का दिन था, जो कि बसंत पंचमी का दिन वो जो शिलान्यास का जो कार्यक्रम था वो पूरा किया गया, विश्वविद्यालय की स्थापना समारोह को पूरा किया गया। और इस 5 दिन के अंतर्गत महामना ने जो पूरे देश के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, बड़े बड़े कला के जानकार थे, बड़े बड़े आयुर्वेद के जानकार थे, उन्होंने वो कलकत्ता से
डॉक्टर वैद्य गणानाथ सेन को उन्होंने बुलाया, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार थे। प्रफुल्ल चंद्र रे को उन्होंने बुलाया कलकत्ता से, जिन्होंने कि हिंदू केमिस्ट्री लिखी थी, हम सभी जानते हैं। उन्होंने आचार्य प्रोफेसर सीवी रमन को बुलाया, जगदीश चंद्र बोस को बुलाया, सबसे उन्होंने व्याख्यान दिलवाया। और उसी बीच में 6 फरवरी का व्याख्यान, जो कि बहुत ऐतिहासिक व्याख्यान माना जाता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी व्याख्यान उन्होंने 6 फरवरी को उसमें कराया, जिस पर कि वो गांधी जी ने सब राजा महाराजा के ऊपर गांधी जी ने वो कितना कमेंट किया था कि आप लोगों के सर के ऊपर इतने हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, आपको समाज के लोगों को, जो समाज में इतनी विषमता है, विषमता की खाई को हमको पाटने की जरूरत है। और भी बहुत उन्होंने कहा, सब राजा महाराजाओं को आज़ादी की लड़ाई में कूदने के लिए उस दृष्टिकोण से उन्होंने कहा। तो महामना ने इस प्रकार विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य उनके अंदर अपने सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार, जो अंदर जो विश्वविद्यालय के अंदर जो मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, वो मंदिर पर हम जाएं तो महामना के द्वारा रचित महामना तो खुद ही आस कवि थे, तो स्वरचित महामना के द्वारा उस पर लिखा हुआ स्पष्ट पद्य हैं, लिखा हुआ पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति है, प्रसादात विश्वनाथस्य काश्यां भागीरथी तटे विश्वविद्यालयो श्रेष्ठोयम हिंदू नाम मानवर्धन। लिखते हैं महामना जी, प्रसादात विश्वनाथस्य, ये काशी विश्वनाथ का प्रसाद है। प्रसादात विश्वनाथस्य काश्यां भागीरथी तटे, क्योंकि काशी नगरी में भागीरथी नदी के तट पर विश्वविद्यालयो श्रेष्ठोयम, यह श्रेष्ठ विश्वविद्यालय हिंदू नाम मानवर्धन, हिंदुओं के मानवर्धन के लिए है, सनातन संस्कृति के मानवर्धन के लिए है। और विश्वविद्यालय के केंद्र में काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना महामना ने की कि यहाँ के पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो आएंगे और पहले अपना आराध्य देव देवाधिदेव महादेव की पूजा करेंगे और उसके बाद अपने कक्षाओं में जाएंगे। ये हमारे महामना थे। और महामना के अंदर गो, गायत्री और गंगा, इससे महामना इतना प्रेम रखते थे, गो, गायत्री और गंगा की गो सेवा बराबर, गो सेवा के लिए तो इतना आतुर रहते थे कि रोज तो अपना गाय का दूध पीते ही थे। उन्होंने कई गौशालाओं की स्थापना की। सन 1935 में मथुरा में उन्होंने हर्षेवानंद गौशाला, जो कि आज बहुत देश का बहुत मशहूर गौशाला है, उसकी स्थापना की उन्होंने महामना ने। काशी में कई गौशालाओं की उन्होंने स्थापना की। और गंगा की निर्मलता के लिए तो एक आंदोलन ही महामना ने खड़ा कर दिया। 1914 में जब तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने जब ये निर्णय लिया था कि गंगा के ऊपर टिहरी के पास में बांध बनाया जाएगा, तो ये महामना पंडित मदन मोहन मालवीय थे कि वहाँ पर गए और वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर उन्होंने गंगा महासभा की स्थापना की। आज भी गंगा महासभा के अंतर्गत हरिद्वार में आप जाएंगे तो आरती होती है सुबह शाम, वो गंगा महासभा के अंतर्गत। उस 1914 में उस गंगा महासभा की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की। और मालवीय जी का कहना था कि गंगा तो हमारी संस्कृति की प्रतीक है, गंगा हमारी अस्मिता की प्रतीक है, तो गंगा की अविरलता और गंगा की निर्मलता ये किसी भी कीमत पर कम नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और लाखों जो सनातन धर्मियों को उन्होंने महामना ने वहाँ पर इकट्ठा किया। तो उस पर अंग्रेजी सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि टिहरी से हट करके हम थोड़ा सा पानी लेंगे और थोड़ा सा बांध बनाएंगे, हल्का सा छोटा, और गंगा की निर्मलता में, गंगा की अविरलता में हम कोई बाधा नहीं पहुंचने देंगे। तो ये महामना पंडित मदन मोहन मालवीय थे। उस समय एक गंगा एकॉर्ड बना, समझौता हुआ। और कहीं भी किसी की आवश्यकता पड़ती थी तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी आगे रहते थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 बार महामना अध्यक्ष रहे। मगर कई ऐसे प्रसंग आते हैं कि हमारे जो बड़े बड़े देश प्रेमी हैं उनके साथ रहने में, उनको समर्थन देने में महामना सबसे आगे रहे और बाकी लोग सबसे पीछे चले जाया करते थे। कई ऐसी घटनाएं हैं। मैं 1-2 घटनाओं का वर्णन करता हूं उदाहरण के स्वरूप। हम सभी जानते हैं कि 1919 में जलियांवाला कांड हुआ था। जलियांवाला कांड में जनरल डायर के नेतृत्व में 500 से ज़्यादा हमारे यहाँ देशभक्त मार दिए गए थे। उस समय आंकड़ा कहता है 500 न जाने हजारों के ऊपर कितने मार दिए गए होंगे। तो उस समय एक रॉलेट एक्ट बनाया था अंग्रेजी सरकार ने। रॉलेट एक्ट के तहत किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। तो सब लोग डर के मारे सहमे हुए थे।
और मगर जब ये कांड हुआ, वो 1919 में अप्रैल में जब ये कांड हुआ, तो कांड होने के दूसरे ही दिन महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सभी नेताओं की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने निर्णय लिया कि मैं जाऊंगा अमृतसर में, और जितने जितने लोगों के यहाँ ये हत्याएं हुई हैं, मैं एक एक की पूरा लिस्ट बनाऊंगा, और अंग्रेजी सरकार के सामने मैं कोई भी अपना मंच बना करके मैं लड़ूंगा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध में। और महामना जी दूसरे ही दिन जाते हैं महामना अमृतसर। गए महामना अमृतसर, लोग इतना डर से सहमे हुए थे कि किसी भी नेता को अपने घर में कोई घुसने नहीं देता था। तो महामना ने कहा कि नहीं, आप हमारी बातों के ऊपर भरोसा कीजिए, मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। फिर भी महामना को किसी ने अपने घर में नहीं घुसने दिया। तो पेड़ के नीचे महामना एक चौकी लगा करके कई रात तक सोए, और दिन भर महामना हर एक उस घर में जाते थे जिस घर का कोई न कोई बलिदानी शहीद हुआ था जालियांवाला कांड में। और महामना ने पूरा महामना ने लिस्ट बनाई कि कौन कौन लोग उसमें शहीद हुए थे, और पूरा लिस्ट बना करके महामना ने जब असेंबली में, वो शिमला की असेंबली में असेंबली लगी, उसके कुछ ही दिनों बाद असेंबली थी, तो उस असेंबली में महामना ने 4 घंटे तक इतना लगातार महामना ने प्रहार किया, बोला असेंबली में कि दूसरे ही दिन वो ब्रिटेन के न्यूज़पेपर्स पे इतना वो निकला कि इतना बड़ा हीनस क्राइम, इतना बड़ा क्राइम तो कभी नहीं हुआ पूरे ब्रिटिश सरकार के इतिहास में, और उनको ये पारित करना पड़ा कि ये बहुत हीनस क्राइम किया गया। उस समय चर्चिल विदेश मंत्री थे, उस समय स्क्विथ प्रधानमंत्री थे, वो सब लोगों को महामना ने वहाँ पर हिला दिया। और दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ कि चौरी चौरा कांड के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि वो 27 सिपाही वहाँ पर वो जिंदा जला दिए गए थे, और उसी के चलते उसी समय जो हमारे जो बड़े बड़े हमारे क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर आज़ाद और भी बहुत सारे लोगों ने, उन्होंने एक दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया असहयोग आंदोलन के खिलाफ में। तो उस समय हमारे यहाँ जितने जो क्रांतिकारी थे जो कि उन्होंने चौरी चौरा कांड में भाग लिया था, वो उसमें से कितनों को फांसी की सजा, लगभग 250 की फांसी की सजा सुना दी गई थी। तो उसमें उनका मुकदमा लड़ने वाला कोई नहीं था। उसमें महामना जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से सन 1922 की बात है। उसमें वो वाइस चांसलर से कुलपति थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। तो उसमें जाकर के उन क्रांतिकारियों ने उनसे कहा, महामना से कहा कि आप ही हैं कि जो हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी मुकदमा लड़ सकते हैं। तो महामना जी अपना कुलपति का भाव छोड़ करके महामना जी चले महामना, और प्रयाग के हाई कोर्ट में उन लोगों का मुकदमा उन्होंने लड़ा, मुकदमा डबल बेंच के सामने। और इतने घंटे तक महामना ने बहस किया कि बहस करने के बाद उसमें से 156 लोग बिल्कुल बाल बच गए, और बाकी कुछ थे उनकी मौत की सजा काला पानी में आजीवन कारावास में सजा कन्वर्ट हुई। और वो इतना मतलब एक उदाहरण था, भारतीय न्याय संहिता में उदाहरण था कि जो डबल बेंच के जो जज थे, दोनों के दोनों अंग्रेज जज थे, वो दोनों के दोनों अंग्रेज जज खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन दिया, मैंने खड़े होकर के उन्होंने प्रणाम किया वकील को। ये शायद हमारे न्याय संहिता में आज तक शायद इस तरह से कोई उदाहरण नहीं मिला होगा। वो हम लोग आज से करीब 6-7 वर्ष पहले जब महामना की 150वीं जयंती मनाई जा रही थी, तो हम लोग गए थे वहाँ पर पटना हाई कोर्ट में भाग लेने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से। तो उस समय वो जजमेंट की कॉपी वो पूरी लगी हुई थी, प्रदर्शनी में दिखाई जा रही थी, और उसमें अल्तमश कबीर साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सब बताया उन्होंने कि उन्होंने कहा कि भारतीय ये न्याय संहिता के इतिहास में ये पहली घटना थी, शायद अद्भुत घटना थी कि कोई जज, वो भी 2 जज खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हों कि इतने बड़े थे महामना, कि किसी को महामना जब बोलते थे अपनी अविरल वाणी से तो वो कोई भी द्रवित हुए बिना नहीं रहता था। तो उन्होंने जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की महामना ने, तो जितने हमारे यहाँ प्राचीन जो विधाएं हैं, प्राच्य विद्या, धर्म, विज्ञान, संकाय, भारतीय दर्शन, भारतीय अध्यात्म से लेकर के जो आधुनिकतम जो विद्याएं हैं, मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, वो सबकी उन्होंने स्थापना की।
और लगभग 1300 एकड़ में जो विश्वविद्यालय, 1300 एकड़ जो जमीन महाराजा प्रभुनारायण सिंह ने जो दिया था, उसके अंतर्गत महामना ने उस विश्वविद्यालय की स्थापना की। और उस विश्वविद्यालय की, जैसा कि मैंने कहा कि गो के ऊपर, गो सेवा के ऊपर महामना का इतना बड़ा ध्यान था कि उसमें भी, विश्वविद्यालय के अंदर में भी एक डेयरी की उन्होंने स्थापना की महामना ने खुद। और महामना कहते थे अपने बच्चों से कहते थे, दूध पियो कसरत करो सदा भजो हरि नाम, मन लगाए विद्या पढ़ो पूरेंगे सब काम। कहते थे दूध पियो कसरत करो, दूध पियो शारीरिक विकास के लिए, कसरत करो शारीरिक विकास के लिए, दूध पियो कसरत करो सदा भजो हरिनाम, हरिनाम भजो अपने आध्यात्मिक विकास के लिए, और मन लगाए विद्या पढ़ो, मन मानसिक विकास और बौद्धिक विकास, और पूरेंगे सब काम, और सारे काम पूरे होंगे। और महामना जी कभी भी जब भाषण देते थे, चाहे दीक्षांत समारोह की बात हो या कोई भी समारोह, अपने छात्रों से बराबर देश प्रेम और देशभक्ति की भावना सर्वोपरि थी महामना के मन में। तो महामना जी कहते थे अपने छात्रों से, सत्येन ब्रह्मचर्येन व्यायामेनाय विद्या, देशभक्त्यात्मत्यागेन सम्मानार्ह सदा भव। महामना जी कहते थे, सत्येन ब्रह्मचर्येन, सत्य बोलो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सत्येन ब्रह्मचर्येन व्यायामेनाय विद्या, व्यायाम करो और विद्या का उपार्जन करो, और देशभक्ति आत्मत्यागेन, सबसे बड़ी जो भक्ति होती है वो देशभक्ति होती है, सबसे बड़ा त्याग होता है आत्मत्याग होता है। देशभक्ति आत्मत्यागेन सम्मानार्ह सदा भव, तभी तुम सम्मान के योग्य होगे, क्योंकि देशभक्ति वो सबसे बड़ी भक्ति है। तो आज हमें विशेष रूप से आवश्यकता है, हम शिक्षकों को भी आवश्यकता है कि अपने अंदर हम राष्ट्रभक्ति की भावना भरें, तभी हम अपने छात्रों के अंदर में भी राष्ट्रभक्ति की भावना भर पाएंगे, और छात्रों को भी राष्ट्रभक्ति की भावना से हमको भरपूर करना है। जो महामना ने जो सपना देखा था कि हमारा देश, भारत देश जब आज़ाद होगा तो हमारे यहाँ जो शिक्षा संस्थान होंगे वो पुनः जो हमारी अपनी जो हमारी संस्कृति है, वो संस्कृति के जीवंत विग्रह होंगे। तो संस्कृति की जीवंतता वो देखना चाहते थे अपने छात्रों में, और उसका मूल स्वरूप उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में उन्होंने खड़ा किया, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व के समक्ष एक शिक्षा का मॉडल प्रस्तुत किया महामना ने, कि एक शिक्षा का मॉडल ऐसा होना चाहिए कि हम विश्व में फैले हुए ज्ञान को लेने में हमें कहीं हर्ज नहीं है, मगर हमारी जड़ें भारतीयता में रहें। क्यों भारतीयता में हमारी जड़ें रहें? क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी समृद्ध रही है, जो हजारों वर्षों और लाखों की समृद्धि रही है, क्योंकि हम तो विश्व गुरु रहे हैं। पूरे विश्व को ज्ञान, अध्यात्म और दर्शन तो हमने सिखाया है, तो हमको दूसरों से सीखने की क्या जरूरत है, हमको दूसरों से शिक्षा लेने की क्या जरूरत है। और मातृभाषा के तो महामना बहुत बड़े समर्थक थे, इतने समर्थक थे कि महामना के समय में न्यायालयों की भाषा उर्दू और अंग्रेजी भाषा थी। तो महामना ने सबको संगठित किया, और संगठित करके महामना का जो वाक्य था सब लोग याद करते हैं। महामना ने कहा कि ये कैसा न्याय है कि हम जो भाषा समझते हैं, वकील भी हमारी भाषा समझते हैं, जज भी हमारी भाषा समझते हैं, मगर न्याय दूसरी भाषा में हो रहा है। तो क्यों न्याय दूसरी भाषा में? जब न्याय दूसरी भाषा में होगा तो हम अपनी भाषा में, हमारी भाषा के साथ तो अन्याय हुआ, हमारे साथ अन्याय हुआ। तो हमारी भाषा हमारी अपनी मातृभाषा होनी चाहिए, और अपनी मातृभाषा के लिए, अपनी भारतीय भाषाओं के लिए महामना ने बराबर संघर्ष किया। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी सन 1932-33 के दौरान महामना ने एक हिंदी प्रकाशन समिति की स्थापना की कि सारे जो हमारे जो अंग्रेजी में, दूसरे भाषाओं में जो ज्ञान विज्ञान की जो सामग्री है, उसको हिंदी में और अपनी भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद किया जाए। क्योंकि महामना का ये मानना था, महामना का कहना था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैनॉट बी नेचुरलाइज्ड बाय द कंट्रीमैन अनलेस इट इज इन ओन मदर टंग, कि विज्ञान को हम ज्ञान विज्ञान तब तक हम आत्मसात नहीं कर सकते जब तक कि हमारी अपनी भाषा में नहीं हो। तो वो ज्ञान विज्ञान महामना चाहते थे कि हमारी अपनी भाषा में शिक्षा दी जाए, हमारी अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, क्योंकि मातृभाषा में हम सहज रूप से हम ज्ञान विज्ञान को हम ग्रहण कर सकते हैं, हम ले सकते हैं। तो महामना ने
उन विचारों को लेकर के महामना ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। महामना 1931 में गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो उसमें महामना बराबर टीका लगाते थे, अपनी लपटी लेकर के रहते थे, छड़ी लेकर के रहते थे। किसी ने प्रश्न कर दिया मुस्कुराते हुए कि इसका मतलब क्या है, आपको भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति के मूल तत्व क्या है? तो महामना ने तुरंत वहां पर आंसू कवि थे महामना ने तुरंत कह दिया, गंगा गैया गीता ज्ञान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कि जब आपको हिंदुस्तान को समझना है तो आप गंगा को समझिए, गीता को समझिए, क्योंकि गीता का पाठ महामना प्रतिदिन तो करते ही थे, सप्ताह में एक दिन हर रविवार को महामना अपने विश्वविद्यालय में गीता का पाठ करते थे। तो गंगा गैया गीता ज्ञान महामना कहते थे कि जितने हमारे यहाँ वेद पुराण शास्त्र हैं सबका ज्ञान गीता में है। तो गंगा गैया गीता ज्ञान हिंदू 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 हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हम हिंदी बोलने वाले हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं हम, और यही पूरा देखा जाए तो हिंदुस्तान है। तो ये महामना की परिकल्पना थी कि सनातन संस्कृति के महामना जीवंत स्वरूप थे। महामना के अंदर वो जो सनातन संस्कृति है खुद स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती थी, और वो चाहते थे महामना कि हमारे जो छात्र हों वो जब छात्र जब पढ़ करके जब बाहर निकलें तो निश्चित रूप से वो भारत का प्रतिनिधित्व करें, जो भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसी ज्ञान परंपरा को के वाहक बने और उसी को लेकर के आगे जाएं, ताकि जहां समाज में जाएं, विदेशों में जाएं, कहीं भी जाएं तो वो भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें। तो हमने चर्चा के दौरान जो भारतीय हमारी जो ज्ञान परंपरा है, वो ज्ञान परंपरा के वाहक के रूप में महामना किस प्रकार उसको सजोते हुए अपने मन में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में एक विद्या मंदिर की स्थापना की। और महामना कहते थे अपने छात्रों से कि ये जो हमारा शरीर है ये परमात्मा का मंदिर है, इसलिए तुम झूठ मत बोलो, सदा सत्य बोलो, कोई गलत कार्य नहीं करो, और ये बराबर जब तुम अपने अंदर तुम समझोगे कि परम पिता परमेश्वर हमारा नियंता है तो तुमसे कोई गलत कार्य नहीं होगा। तो आज विशेष रूप से हम सब में ये भाव भरना है जो हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं, कि उन मूल्यों को देखना है कि कहीं से भी हमारे नवयुवकों में, हमारे छात्रों में वो मूल्य भरे जाएं, और जो कि हमारे यहाँ ये पिछले जो काल था, जो पीछे का अंग्रेजों के शासन के दौरान जो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति के मूल्यों के संक्रमण का जो खतरा था, वो फिर से हम नए भारत की निर्माण की तरफ हम आगे बढ़ें। और जो महामना की जो संकल्पना थी कि भारतीय मूल्यों को अपने साथ आत्मसात करते हुए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, संग्रह, जो हमारे भारतीय मूल्य हैं, जो भारतीय संस्कृति के मूल्य हैं, उन मूल्यों को हमको आत्मसात करते हुए हमको आगे बढ़ना है और हमको समर्थ व्यक्तित्व का निर्माण करना है, क्योंकि हम समर्थ व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे तभी हम समर्थ समाज का निर्माण करेंगे और हम समर्थ राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं इतिहास संकलन समिति का, आप सबका, कि आप सबने ये हमें मौका दिया है, समय दिया कि मैं अपने विचारों को आपके समक्ष में रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।